सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के अधिकार समझाने जा रहे हैं। पाठ वही चल रहा है, संस्थाओं का कामकाज। तो देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के अधिकार जो है सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते, मतलब प्रधानमंत्री के पास अधिकार ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वयन करता है और विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यानी विभागों में यदि कोई विवाद है तो उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण यानी काम का बांटना और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। यदि वो चाहें तो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाने लगा है। यानी ये सरकार का प्रधानमंत्री रूप है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद दोनों को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान को अपना योगदान करती है। मीडिया जानते हैं आप लोग, पत्रकार। राजनीति और चुनाव, मीडिया में पत्रकार काम करते हैं। तो इसमें राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में ये लोग पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है मीडिया। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। यानी इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के सहयोगी इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने कि वो। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यानी प्रधानमंत्री का जो अधिकार है, मतलब उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसका व्यक्तित्व कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार में मतलब सीमित हो जाते हैं अधिकार प्रधानमंत्री के। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। यदि कई पार्टियों के गठबंधन से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, सरकार बनी है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाते। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ
गठबंधन के साझीदारों की बात सुननी पड़ती है और सबके हिसाब से निर्णय लेना होता है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझीदारों यानी जिससे उसने गठबंधन किया है और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। अगर उनकी बात वो नहीं सुनेंगे तो वो समर्थन वापस ले सकते हैं और समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। अब देखिए राष्ट्रपति एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, वहीं राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष जरूर है राष्ट्रपति, लेकिन उसका मतलब केवल नाम है, नाम के अधिकारों का प्रयोग है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, मतलब दिखावा अधिक होता है। वास्तव में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, यानी राष्ट्रपति जो देश की राजनीतिक संस्थाएं हैं सभी के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि सीधे जनता ने नहीं चुना राष्ट्रपति को। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। वैसे तो अधिकार बहुत हैं, लेकिन वो दिखावे के। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का ही होता है। लेकिन सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी जरूर होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के प्रमुख न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां यानी दूसरे देशों से संधियां जो होती हैं और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, यानी वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता, स्वयं वो निर्णय नहीं लेता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपना सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, मतलब सलाह दे सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, मंत्रिपरिषद बाध्य नहीं होती है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है,
जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से करनी चाहिए। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली, मतलब ये भी वो अपने स्वविवेक से नहीं कर सकता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति तब अपने विवेक का काम करता है। जब लोकसभा में या गठबंधन मतलब किसी भी पार्टी या गठबंधन पार्टी को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो बच्चों, ये राष्ट्रपति के अधिकार हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।